हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 3 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट, दूसरी 80 तथा तीसरी 90 शब्द प्रति मिनट की होगी। पहली डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की होगी, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर बोली जाएगी, जिसमें पूर्ण विराम, ब्रैकेट तथा कोमा भी बोले जाते हैं। अतः 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। एक प्यारी सी इच्छा है उसकी चिड़िया होने की, पूर्ण विराम। वह अपनी इच्छा बार बार पूरी भी करती है, पूर्ण विराम। उसे सब के पार जाने की कला मालूम है, पूर्ण विराम। वह कहती है जीवन के बेहतरीन पल वे होते हैं जब मैं होकर भी मैं नहीं होता, पूर्ण विराम। दरअसल कोमा दर्शन की तरह लगने वाली यह बात जीवन की आम सच्चाई है, पूर्ण विराम। कंप्यूटर के आगे सिर फोड़ते और इधर उधर भागने की आपाधापी में यदि इसे महसूस न किया जाए तो यह एक बड़ी कमी है, पूर्ण विराम। सब से अलग होना यानी अपने आप को भूल जाना, कोमा प्रकृति की सत्ता को समझने का भी एक जरिया है और अपने कार्य की ऊंचाई देने का भी, पूर्ण विराम। मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलेमन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में इस पर गहरी चर्चा की है, पूर्ण विराम। वह कहते हैं जब आप अपने होने को भूल जाते हैं, कोमा तभी दुनिया को अपना सर्वोत्तम देने और दुनिया से उसका सर्वोत्तम पाने की स्थिति में होते हैं, पूर्ण विराम। सब के पार जाने की स्थिति को आधुनिक विज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है, पूर्ण विराम। इसे एकाग्रता की चरम स्थिति के तौर पर देखा जाता है, पूर्ण विराम। इसकी ज़रूरत पिकासो और मोजार्ट को भी उतनी ही होती है, कोमा जितनी एक ठठेरे कुम्हार या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत प्रोजेक्ट मैनेजर को, पूर्ण विराम। गोलेमन कहते हैं कि ऐसा कोई भी काम, कोमा जिसमें कल्पना भाव और एकाग्रता की ज़रूरत हो, कोमा बगैर फ्लो स्टेट के पूरा नहीं हो सकता, पूर्ण विराम। हालांकि कोमा वह यह भी कहते हैं कि इस अवस्था में आने के लिए ज़रूरी है कि काम आपकी रुचि का हो और विफलता के डर का बोझ आपके कंधों पर न हो, पूर्ण विराम। अच्छी बात यह है कि इसका प्रयोग काम में ही नहीं, कोमा भीतरी प्रेरणा, कोमा आनंद और आत्मबल पाने के लिए भी होता है, पूर्ण विराम। पैरा। हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था, पूर्ण विराम। इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया था, पूर्ण विराम। जल्द ही वह इंडियन एयरलाइंस के
पायलट बन गए थे पूर्ण विराम। लेकिन 1980 में छोटे भाई संजय गांधी की मौत ने सारी परिस्थितियां बदल कर रख दी पूर्ण विराम। उन पर राजनीति में आने और अपनी मां का सहयोग करने का दबाव बन गया पूर्ण विराम। अंततः संजय गांधी की मृत्यु के कारण खाली हुई अमेठी संसदीय सीट से वह चुनाव लड़े और जीते पूर्ण विराम। नवंबर 1982 में जब भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, तब स्टेडियम के निर्माण से लेकर अन्य तमाम बुनियादी सुविधाएं जुटाई जानी थी पूर्ण विराम। राजीव गांधी को यह जिम्मेदारी दी गई कि सारे काम समय पर पूरे हो जाएं, ताकि बिना किसी रुकावट के वह आयोजन संपन्न हो सके पूर्ण विराम। राजीव गांधी ने पूरी दक्षता और बेहतर समन्वय का प्रदर्शन करते हुए इस चुनौतीपूर्ण कार्य को संपन्न किया था पूर्ण विराम। समाप्त। 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। एक दुख हो या एक सुख, दोनों में से कोई अकेले नहीं आता। एक दुख के साथ कुछ अन्य दुख और एक सुख के साथ कुछ अन्य सुख अनानास आते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान अम्फान भी एक ऐसा दुख है जो कोरोना के सतत होते दुख में शामिल होने आ गया है। इस तूफान पर सबकी नज़र है। अम्फान को लेकर सकारात्मक बात यह है कि दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों ने 14 मई के आसपास ही इससे बढ़ते खतरे का अंदाज़ा लगा लिया था। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से जो खबरें आई हैं उनसे पता चलता है 6 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रभावित होने वाले इलाकों से पहले ही निकाल लिया गया। लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया। ऐसा समुद्री तूफान 1999 के बाद से भारत में नहीं उठा था और यह भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी तबाही की वजह बन सकता है। तूफान की गति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेलगाड़ियों के डिब्बों को लोहे की चेन से बांधना पड़ा। तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने की आशंका है। बहरहाल, पूर्व सूचना और सचेत होने का फ़ायदा यह होगा कि जान का नुकसान कम से कम होगा, लेकिन माली नुकसान का आकलन आने वाले दिनों में
स्पष्ट होगा। आखिर क्यों उठते हैं ऐसे खतरनाक तूफान? वैज्ञानिक अध्ययनों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जैसे जैसे समुद्री जल गर्म होता जाएगा, समुंदर से उठने वाले तूफानों की भयावहता बढ़ती जाएगी। 1989 से लेकर 2017 के बीच उठे तूफानों के सैटेलाइट आंकड़ों से पता चलता है 185 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की रफ्तार वाले घातक तूफानों की संख्या बढ़ती जा रही है। भौतिक विज्ञान पहले ही इस तथ्य को उजागर कर चुका है कि समुद्र अगर 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है तो उस पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार में 5 से 10% की वृद्धि होती है। अब सवाल है, समुद्र का तापमान क्यों बढ़ रहा है? तो इसके जवाब पर भी फिर गौर करना चाहिए। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण पृथ्वी गर्म हो रही है। कोरोना के दिनों में लॉकडाउन की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हुआ है, जिसके कुछ फायदे साफ दिख रहे हैं। हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थायी रूप से कम करते जाने की पुख्ता व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह काम हम इंसानों के वश में है। आप तूफान और कोरोना के बीच जो लोग संबंध देख रहे हैं, तो वे गलत नहीं है। देश के अन्य हिस्सों की तरह पश्चिम बंगाल व ओडिशा में कोरोना की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं और अब तूफान की आपदा से बचने की कोशिश में फिजिकल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो सकेगा, कहना मुश्किल है। इन दोनों राज्यों की सरकारों और देश के लिए दोहरी चुनौती पैदा हो गई है। लोगों को आपदा से भी बचाना है और कोरोना से भी। यदि 6 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, तो यकीन मानिए सबको संभालने के लिए राहत शिविरों में सावधानी और इंतजाम के पहले के तमाम कीर्तिमान तोड़ने पड़ेंगे। यह समय कदम कदम पर चुनौती खड़ी कर रहा है और हमें प्रेरित कर रहा है कि हम अपनी और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए 16 आना ईमानदारी से काम करें। आपदाएं आएंगी जाएंगी, इंसान जीतता रहा है, जीतता रहेगा। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। एक दुख हो या एक सुख, दोनों में से कोई अकेले नहीं आता। एक दुख के साथ कुछ अन्य दुख और एक
सुख के साथ कुछ अन्य सुख अनानास आते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान अम्फान की तरह ऐसा दुख है जो कोरोना के सतत होते हुए दुख में शामिल होने आ गया है। इस तूफान पर सबकी नज़र है। अम्फान को लेकर सकारात्मक बात यह है कि दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों ने 14 मई के आसपास ही इससे बढ़ते खतरे का अंदाज़ा लगा लिया था। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से जो खबरें आई हैं उनसे पता चलता है 6 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रभावित होने वाले इलाकों से पहले ही निकाल लिया गया। लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया। ऐसा समुद्री तूफान 1999 के बाद से भारत में नहीं उठा था और यह भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी तबाही की वजह बन सकता है। तूफान की गति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेलगाड़ियों के डिब्बों को लोहे की चेन से बांधना पड़ा। तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने की आशंका है। बहरहाल पूर्व सूचना और सचेत होने का फ़ायदा यह होगा कि जान का नुकसान कम से कम होगा, लेकिन माली नुकसान का आकलन आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। आखिर क्यों उठते हैं ऐसे खतरनाक तूफान? वैज्ञानिक अध्ययनों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जैसे जैसे समुद्री जल गर्म होता जाएगा, समुंदर से उठने वाले तूफानों की भयावहता बढ़ती जाएगी। 1989 से लेकर 2017 के बीच उठे तूफानों के सैटेलाइट आंकड़ों से पता चलता है 185 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की रफ्तार वाले घातक तूफानों की संख्या बढ़ती जा रही है। भौतिक विज्ञान पहले ही इस तथ्य को उजागर कर चुका है कि समुंदर अगर 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है तो उस पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार में 5 से 10% की वृद्धि होती है। अब सवाल है, समुंदर का तापमान क्यों बढ़ रहा है? तो इसके जवाब पर भी फिर गौर करना चाहिए। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण पृथ्वी गर्म हो रही है। कोरोना के दिनों में लॉकडाउन की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हुआ है, जिसके बाद कुछ फायदे साफ दिख रहे हैं। हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थायी रूप से कम करते जाने की पुख्ता व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह काम हम इंसानों के वश में है। आज तूफान और कोरोना के बीच जो लोग संबंध देख रहे हैं तो वे गलत नहीं हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह पश्चिम बंगाल व ओडिशा में कोरोना की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं और अब तूफान की आपदा से बचने की कोशिश में फिजिकल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो सकेगा, कहना मुश्किल है। इन दोनों राज्यों की सरकारों और देश के लिए दोहरी चुनौती पैदा
हो गई है। लोगों को आपदा से भी बचाना है और कोरोना से भी। यदि 6 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं तो यकीन मानिए सबको संभालने के लिए राहत शिविरों में सावधानी और इंतजाम के पहले के तमाम कीर्तिमान तोड़ने पड़ेंगे। यह समय कदम कदम पर चुनौती खड़ी कर रहा है और हमें प्रेरित कर रहा है कि हम अपनी और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए 16 आना ईमानदारी से काम करें। आपदाएं आएंगी जाएंगी, इंसान जीतता रहा है, जीतता रहेगा। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।